हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शैली मौर्य और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। हिंदी अनुवाद की जो सीरीज़ हम देख रहे हैं, इसमें आज हम लेकर के आए हैं अनुवाद के विविध प्रकार। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ये उसके आगे का पार्ट है जिसमें आज हम अनुवाद के विविध प्रकारों के बारे में बात करेंगे। अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं ये आज हम जानेंगे। अनुवाद कार्य अत्यंत जटिल कार्य है जिसमें अनुवादक की भूमिका अहम होती है। अनुवाद की पूर्ण प्रक्रिया में उसे अलग अलग भूमिकाएं निर्वहन करनी पड़ती हैं। मूल पाठ का विश्लेषण करते समय वह पाठक की भूमिका में होता है। अंतरण अथवा रूपांतरण करते समय वह द्विभाषिक विद्वान की भूमिका और अनुदित पाठ या पुनर्रचना प्रस्तुत करते समय वह लेखक की भूमिका में होता है। अनुवादक की भांति अनुवाद के भी विविध प्रकार होते हैं। सुविधा की दृष्टि से अनुवाद के प्रकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवादक जो होता है वो मूल पाठ का विश्लेषण करते समय एक पाठक की भूमिका निभाता है। जब वो किसी चीज़ का अनुवाद करता है, किसी पाठ का अनुवाद करता है, उस समय उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए वो द्विभाषिक विद्वान भी कहलाता है। और जब वो किसी अनुवाद को लिखता है उस समय वो एक लेखक की भूमिका भी निभाता है। इसी तरह अनुवाद को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। अनुवादक के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अनुवाद के भी कई प्रकार होते हैं। मुख्यतः इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, विषय वस्तु के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। जब हम विषय वस्तु के आधार पर जानेंगे तो विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है साहित्यानुवाद, फिर है कार्यालयीय अनुवाद, उसके बाद विधिक अनुवाद, फिर आशु अनुवाद, फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, उसके बाद वाणिज्यिक अनुवाद और उसके बाद हम देखेंगे प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर भी अनुवादों के कई प्रकार माने जाते हैं, जैसे पहला शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद और यांत्रिक अनुवाद। अब एक एक करके हम इन सभी अनुवादों के प्रकारों को संक्षिप्त में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। हम इसके बाद बात करते हैं विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले साहित्यानुवाद। अनुवाद में एक पक्ष साहित्य अनुवाद का भी है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं। किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना परखना जरूरी होता है। युगीन परिस्थितियों का अंकन साहित्य में होता है। अगर हम किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो वहाँ के साहित्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के साहित्य को पढ़ने से हमें वहाँ की परंपराओं के बारे में भी पता चलता है। वहाँ की जो पुरानी परिस्थितियाँ रही हैं उनके बारे में भी पता चलता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिम गोर्की का कथा साहित्य तत्कालीन रूप में विक्रांति और जन संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। उसका अनुवाद करते हुए हम पात्रों या स्थानों आदि के नाम बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय स्थितियां तत्कालीन रूप से बिल्कुल भिन्न थी। यानी कि जब हम किसी जगह की परिस्थितियों का अनुवाद करते हैं तो वहाँ के पात्रों का नाम या स्थान का नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ रही होंगी उस वक्त वो हमारे देश की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी। इसीलिए हम वहाँ की जगहों के या वहाँ के पात्रों के नामों की जगह पर अपने देश के पात्रों के नामों को नहीं लिख सकते। दूसरा है कार्यालयीय अनुवाद। कार्यालयीय अनुवाद को अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जो कार्यालयों में इस्तेमाल की जाती है भाषा, कार्यालयों में जो अनुवाद किया जाता है उसे कार्यालयीय अनुवाद कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। कार्यालयीय अनुवाद से आशय प्रशासनिक पत्राचार तथा कामकाज के अनुवाद का है।
जैसा कि विदित है, स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प तो लिया, पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते वह आज तक कार्यरूप नहीं ले सका। आज राज्यसभा राजभाषा के विषय पर भारत में द्विभाषिक नीति लागू है। जिस अंग्रेजी को संविधान ने 10 साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया था, वह आज भी अपने स्थान पर किंचित भिन्न रूप में डटी हुई है। हर राज्यों को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी और राज्यों ने उसके अनुरूप राजभाषा का निर्धारण भी किया है, किंतु संघीय सरकारों से उसके प्रशासनिक कार्य व्यवहार अंग्रेजी में ही होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब शुरुआत में कार्यालयी भाषा के लिए बात हुई तो उसमें कहा गया कि अंग्रेजी को कार्यालयी भाषा में 10 सालों के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन वो आज भी चलती है, क्योंकि राजभाषा अपने हिसाब से राज्य सरकारें बना सकती हैं, इसीलिए अलग अलग जगहों की राजभाषा वहाँ के हिसाब से है। लेकिन जब हम संघीय तौर पर काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ये है कार्यालयीय अनुवाद। इसके अलावा हम बात करते हैं विधिक अनुवाद की। जब हम बात करेंगे विधिक अनुवाद की, तो न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के 3 स्तंभों में एक ही समाचार पत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनेक समाचार होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च तथा उच्च न्यायालय का सारा काम अंग्रेजी में ही होता है। सारे निर्णय और अभिलेख अंग्रेजी में होते हैं और न्यायालय की कार्यवाही भी अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। एक अनुवादक के लिए आवश्यक हो जाता है कि हिंदी में समाचार बनाते हुए वह विधिक शब्दावली का तकनीकी रूप से सही अनुवाद करने की क्षमता रखता हो। इसके बाद हम आते हैं आशु अनुवाद। आशु अनुवाद क्या होता है? यह एक रोचक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में सामान्य रूप से इसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब कोई ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी ना आती हो और हमारे देश के राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता इंटरप्रेटर की सहायता से ही संभव हो पाती है। इंटरप्रेटर वह व्यक्ति होता है जो आगंतुक की भाषा का एक तुरंत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कि अगर कोई हमारे यूपी में कोई कर्नाटक का व्यक्ति आता है जिसे अंग्रेजी भी नहीं आती और हमारे यहाँ की हिंदी भी नहीं आती, अगर उसे अपनी बातों को यहाँ समझाना है तो आशु अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। आशु अनुवाद वो अनुवाद है जो अनुवादक तुरंत उनकी भाषा को समझकर एक सरल और सहज भाव से दूसरी भाषा में तुरंत उस भाषा को कन्वर्ट कर देता है और आसानी से उस भाषा को समझा देता है, उसे कहते हैं आशु अनुवाद। इसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की। हमारा समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान के बहुआयामी विकास ने मानव जीवन की गतिविधियों को ही नहीं वरन उसके जीवन मूल्यों को भी कई स्तरों पर बदल दिया है। समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीक से संबंधित गतिविधियों के कई समाचार होते हैं और उनके लिए आवश्यक होता है कि अनुवादक पत्रकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद और विचित्र हो सकता है। रेल या ट्रेन को हिंदी में लोकपथगामिनी जैसे विचित्र और हास्यास्पद अनुवाद की जगह रेल या ट्रेन लिखना अनुवादक के हित में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। संगणक की जगह कैलकुलेटर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे
वाणिज्यिक अनुवाद यह क्षेत्र व्यापार के साथ साथ प्रमुखतः बैंकिंग व्यवसाय का है। सर्वविदित है कि संपूर्ण विश्व की संचालक शक्ति अब पूंजी हो चली है। भूमंडलीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तर आधुनिक अवधारणा प्रक्रांत से इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। भूमंडल अब शीत युद्ध के दौर से बाहर आकर एक ध्रुवीय हो चला है, जिसका संचालन दुनिया के कुछ विकसित देशों के गुट के हाथ में है। इन स्थितियों में पत्रकारिता पर भी इस तरह की उत्तर आधुनिक अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। पत्रकारिता खुद भी एक पेशेवर संस्था है। भारत में जिसका संबंध कुछ बड़े व्यापारिक घरानों से है। आम आदमी के जीवन में बाजार का स्थान अब निश्चित है और समाचार पत्रों में इस आशय के समाचारों की भरमार होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समाचारों का निर्माण अक्सर संबंधित विषय वस्तु के अनुवाद द्वारा ही संभव हो पाता है। वास्तव में इस तरह के अनुवाद की अपनी शब्दावली होती है, जिसकी प्राथमिक जानकारी पत्रकार को होना जरूरी है। आम आदमी के जीवन में बैंकिंग का भी एक निश्चित महत्व है। बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से दो स्तरों पर होता है, एक राजभाषा के स्तर पर और दूसरा जनभाषा के स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान दिलाए जाने कुछ औपचारिक प्रयासों में बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग पर जोर दिए जाने की नीति शामिल है। वास्तव में विषय राजभाषा का ना होकर जनभाषा का है। बैंकों को अपनी पहुंच जनता तक बनानी होती है और इसके लिए वे हिंदी के प्रयोग पर बल देते हैं। हर बैंक में चूंकि महत्वपूर्ण प्रारूप अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन जनता तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनका सरल हिंदी अनुवाद अनिवार्य होता है। फलतः हर बैंक में हिंदी अधिकारी तैनात किए गए हैं। एक अनुवादक के लिए यह सब जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे बैंकों द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली ऋण योजनाओं पर समाचार बनाने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बैंक के ऋण संबंधी नीतियों और उतार चढ़ाव की जानकारी भी उसे पाठक तक सरल और सही रूप में पहुंचानी होती है। इसके बाद हम देखेंगे शब्दानुवाद। शब्दानुवाद क्या होता है? इस तरह के आदर्श अनुवाद में प्रयास किया जाता है कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति की इकाई यानी पदबंध, मुहावरा, लोकोक्ति अथवा वाक्य आदि का अनुवाद लक्ष्य भाषा में करते हुए मूल के भाव को संप्रेषित किया जाए। दूसरे देश में अनुवाद ना तो मूल पाठ की किसी अभिव्यक्ति इकाई को छोड़ा जा सकता है और ना अपनी ओर से कुछ जोड़ा जा सकता है। अनुवाद का यह प्रकार गणित, ज्योतिष, विज्ञान और विधि साहित्य के अधिक अनुकूल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भावानुवाद की। भावानुवाद क्या होता है? इस प्रकार के अनुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसे शब्दों, पदों या वाक्यांशों की उपेक्षा नहीं की जाती जो महत्वपूर्ण हो। ऐसे अनुवाद से सहज प्रवाह बना रहता है। पत्रकार अक्सर इसका सहारा लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सारानुवाद की। यह आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त या अति संक्षिप्त होता है। भाषणों, विचार गोष्ठियों और संसद के वाद विवाद की विषय वस्तु के सार का अनुदित प्रस्तुतिकरण इसी कोटि का होता है। विस्तृत प्रकरणों में अक्सर पत्रकार पूरी विषय वस्तु का अनुदित सार तैयार कर उसे ही समाचार रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम बात करेंगे यांत्रिक अनुवाद की। आधुनिक समय में कंप्यूटर की सक्षमता और हमारी उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आधुनिकता आती जा रही है,
वैसे वैसे कंप्यूटर पर हम ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। आज ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो 2 या अधिक भाषाओं के बीच अनुवाद करने की क्षमता रखते हैं। गूगल ने ऑनलाइन अनुवाद की सुविधा भी दी है। इन सारी तकनीक उपलब्धियों के बीच हमें यह भी समझ लेना होगा कि इसकी कुछ निर्णायक सीमाएं भी हैं। अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर अक्सर पूरा शब्दानुवाद करते हैं और उनमें वांछित अर्थबोध की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी इस तरह के अनुवाद पर भाषाई पुनर्गठन के स्तर पर आवश्यक स्तर की प्राप्ति के लिए काफ़ी काम करना होता है। अतः शब्दांतरण के लिए इस तरह का यांत्रिक अनुवाद काम का हो सकता है, लेकिन पूरी वाक्य रचना के स्तर पर यह बहुधा असफल सिद्ध हुआ है। हाँ, लिप्यंतरण के क्षेत्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हमारी बहुत सहायता की है। तो ये थे अनुवाद के विविध प्रकार। आज हमने जाना अनुवाद के विविध प्रकारों के बारे में। इससे पहले हम अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप, इन सभी पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें, उनकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।